नमस्कार बच्चों। आज हम राजनीति विज्ञान विषय का अध्यापन करेंगे। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय। भारत के संविधान का निर्माण। भारत का संविधान। भारतीय संविधान का इतिहास। संविधान क्या है? संविधान आधारभूत नियमों का संग्रह मात्र नहीं है, वरन उस राष्ट्र के मूल उद्देश्यों व प्राथमिकताओं का खाका एवं शासन तंत्र को गठित करने की व्यवस्था और उसकी सीमाओं व मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला दस्तावेज है, जिसका उपयोग करके देश की सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करती है। सरल शब्दों में यदि समझें तो संविधान का अर्थ है संविधान मूलभूत नियमों या प्रावधानों का एक ऐसा समूह है जो राज्य के मान और उसके तहत शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। गणराज्य से आप क्या समझते हैं? गणराज्य वह राज्य जिसमें शासन का प्रमुख, जैसे कि राष्ट्रपति, वंशानुगत न होकर किसी चुनाव की प्रक्रिया से बनता है, वह गणराज्य कहलाता है। जब भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपना आधार बनाया। सन 1947 में आज़ादी मिली तो हमने इन्हीं मूल्यों के अंतर्गत देश का ढांचा तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया को संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? अपने सीमित अर्थ में संविधान मूलभूत नियमों या प्रावधानों का एक ऐसा समूह है जो राज्य के गठन और उसके तहत शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में माना जाता है कि समाज के लोग मिलकर अपने हितों के लिए राज्य का निर्माण करते हैं और वे अपने जीवन को संचालित करने के कुछ अधिकारों को राज्य को सौंप देते हैं ताकि सामूहिक जीवन सुचारू रूप से चल सके। राज्य को गठित करते समय वे उसे कुछ नियमों में बांधते हैं ताकि वह लोगों के अधिकारों का हनन न करे और उनके हितों में काम करे। इन्हीं नियमों को हम संविधान कहते हैं। संविधान के माध्यम से यह तय किया जाता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो और सरकार कैसे गठित हो, उसका स्वरूप कैसा हो। संविधान का कार्य सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले अधिनियमों या कानूनों की सीमा निश्चित करता है। ये सीमाएं ऐसी होती है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न करे, जैसे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या क्या हैं? पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हैं मौलिक अधिकार। संविधान परिवर्तनशील है, इसे बदलते परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है, किंतु संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन की सीमा भी निर्धारित होती है। वह शासन को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की विभिन्न आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियां, वातावरण आदि का विकास कर सके। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, यह अनुच्छेद संविधान के इन अनुच्छेदों में दर्शाया गया है। व्यापक अर्थ में संविधान किसी राष्ट्र के उद्देश्यों व आधारभूत मूल्यों को निरूपित करता है। समाज के लोग मिलकर क्या करना चाहते हैं, वे क्यों एक साथ रहना चाहते हैं और उनके द्वारा बनाए गए राज्य को किन मूल्यों को लेकर चलना है, यह सब संविधान में अंकित होता है।
उदाहरण के लिए भारत के संविधान की उद्देशिका में कहा गया है कि हमारा लक्ष्य सबके लिए समता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारा सुनिश्चित करता है। इसके लिए हमने ऐसे राज्य का गठन किया है जो लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो और समाजवादी हो और किसी प्रकार के निर्णय लेने के लिए किसी बाहरी ताकत पर निर्भर न हो। ये है भारत का संविधान का मूल प्रति। इन्हीं दो भाषाओं में लिखा गया, एक हिंदी और दूसरा इंग्लिश। भारत का संविधान उद्देशिका में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मा अर्पित करते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद जापान में नया संविधान बना तो उसमें कहा गया कि जापान विश्व शांति के लिए और संपूर्ण विश्व में हर प्रकार की गुलामी, अत्याचार, असहिष्णुता, डर, अभाव आदि मिटाने के लिए प्रयास करेगा। इन उद्देश्यों को जापान का मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्य माना गया। इसी तरह मई 2008 में नेपाल में जब राजाओं का शासन समाप्त करके लोकतांत्रिक स्थापित हुआ तो वहाँ भी नया संविधान बनाने की कवायद प्रारंभ हुई और संविधान सभा का गठन किया गया। नया संविधान कैसा हो, इसे लेकर नेपाल की विभिन्न पार्टियों, समुदायों व क्षेत्रीय समुदायों के बीच गहन वाद विवाद और विचार विमर्श के बाद 2015 में एक संविधान प्रस्तावित किया गया। नेपाल के सभी लोग यह चाहते थे कि देश में सामंतवादी राजशाही का अत्याचार और एक केंद्रीय शासन प्रणाली को जो स्थानीय समूहों को आकांक्षाओं की अनदेखा करे हमेशा के लिए खत्म हो। संविधान निर्माण के दौरान नेपाल में रहने वाले अनेकानेक छोटे समुदायों के लोगों ने यह संदेह जताया कि उनके हितों की रक्षा नए नेपाल में होगी या नहीं। इस कारण नए संविधान में हर प्रकार की विविधता के संरक्षण, सबके बीच समरसता व सहनशीलता विकसित करें, सभी प्रकार के अत्याचार व भेदभाव को मिटाने और एकीकृत केंद्रीय राज्य की जगह स्थानीय व क्षेत्रीय प्रशासन स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया का इतिहास बहुत लंबा है। संविधान की मूल भावना है कानून आधारित शासन जो किसी की मनमर्जी से नहीं वरन नियम कानूनों के आधार पर चले। ब्रिटिश राज 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश द्वारा शासन था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास हुआ। भारत के लिए सबसे पहले इस तरह का कानून 1772-73 में ब्रिटेन के संसद में पारित किया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तब भारत के कई प्रांतों पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन कैसे करेगी और ब्रिटिश संसद के प्रति कैसे उत्तरदायी रहेगी आदि बातों का विवरण था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उदारवादी युग 1885
से 1905। सन 1885 से स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार यह मांग उठाई गई कि शासन में भारतीयों की भूमिका बढ़ाई जाए। इसके चलते प्रशासन में भारतीयों की भूमिका लगातार बढ़ती गई। सन 1928 में भारत के सभी राजनीतिक दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसे भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की। इस प्रारूप के मुख्य प्रावधान थे। 28 अगस्त 1928 को जारी यह रिपोर्ट ब्रितानी सरकार के भारतीयों के एक संविधान बनाने के अयोग्य बताने की चुनौती का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया सशक्त प्रत्युत्तर था। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित इस प्रारूप निर्मात्री समिति में 2 मुसलमान सहित 9 सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। इसमें मुख्य प्रावधान थे: पहला, पूर्ण जिम्मेदार सरकार यानी सभी वयस्क महिला व पुरुषों द्वारा चुनी गई सरकार। दूसरा, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण। तीसरा, नागरिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता व पंथ निरपेक्षता। शांतिपूर्ण सभा, सम्मेलन तथा संगठन व संघ बनाने का अधिकार। चौथा, भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन। सन 1928 के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र हो गया। इसके दबाव को देखते हुए सन 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया, जिसमें भारत में एक सीमित हद तक चुने गए सदनों व उत्तरदायी मंत्रिमंडलों द्वारा शासन का प्रावधान था। इसके कई प्रावधान ऐसे थे जो बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान में भी समाविष्ट हुए। सन 1935 भारत शासन अधिनियम प्रमुख प्रावधान थे: 1919 में केंद्र में प्रारंभ की गई द्विसदनात्मक विधान मंडल की प्रणाली को प्रांतों में भी प्रारंभ कर दिया गया। 1919 में प्रारंभ की गई द्वैत शासन प्रणाली को प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में प्रारंभ कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए इसे दलित, मजदूर तथा महिला वर्ग के लिए भी प्रारंभ कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। सन 1935 को बर्मा भारत से अलग हो गया। मुंबई में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय रेलवे प्राधिकरण स्थापित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। अधिनियम की विशेषताएं थी: इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां: संघीय सूची 15 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। द्वैत शासन प्रणाली। देश में 2 तरह की शासन व्यवस्था को द्वैत शासन प्रणाली कहते हैं। पहला केंद्र और दूसरा है प्रांत अर्थात राज्य। केंद्र के अधीन कार्य। केंद्र कार्य है कानून बनाना। कौन बनाता है? जीजी या वायसराय। उस समय 1935 की यह शासन व्यवस्था। प्रांत में कार्य कानून बनाना। कौन बनाता है? गवर्नर। प्रांत के अंतर्गत
आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय आय वाले विषय कौन बनाता है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य। हस्तांतरित विषय व्यय वाले विषय कौन बनाता है? प्रांतीय विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य कानून बनाने में मदद करते हैं। दोनों अलग अलग कानून बना रहे हैं, इसलिए इसे द्वैत शासन कहते हैं। दो कानून व्यवस्था, इसे द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं। सरल शब्दों में द्वैत शासन आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय का प्रमुख गवर्नर जनरल जो कानून बनाते हैं, हस्तांतरित विषय का प्रमुख भारतीय मंत्री जो कानून बनाते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सन 1935 में मताधिकार भारत की एक बहुत सीमित आबादी केवल 10% को ही प्राप्त था। कुछ सीट केवल विशेष धर्म के लोगों के लिए आरक्षित था, जहां केवल उस धर्म के लोग जैसे मुसलमान, सिख या ईसाई ही वोट डाल सकते थे। सन 1935 में भारत को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त वायसराय या गवर्नर के पास कई महत्वपूर्ण अधिकार थे और वे चुनी गई विधायिका व सरकारों को भंग कर सकते थे या उनके द्वारा पारित कानूनों को अमान्य कर सकते थे। सन 1935 के संविधान के आधार पर सन 1937 में प्रांतीय विधान सभाओं का चुनाव हुए और अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस दल की सरकारें बनी, लेकिन ये केवल 1939 तक चल पाई। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तेज हुआ और जन सामान्य के आक्रोश से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजी राज अधिक दिन नहीं चल सकता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। आंदोलन करते हुए उस समय के क्रांतिकारी देशभक्त लोग। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1946 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड पेथिस लॉरेंस की अध्यक्षता में एक समिति यह पता करने के लिए भारत भेजी कि स्वतंत्र भारत में शासन व्यवस्था कैसी होगी और नए संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी। एक प्रबल सुझाव यह था कि सभी वयस्कों के मताधिकार द्वारा संविधान सभा का गठन हो। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तब यह स्पष्ट नहीं था कि भारत एक रहेगा या बढ़ जाएगा। क्या भारत के अनेक राजा रजवाड़े भारत में सम्मिलित होंगे या स्वतंत्र राज्य बन जाएंगे। ऐसे माहौल में भारत की संविधान सभा की बैठक शुरू हुई, लेकिन इस पूरे दौर में संविधान निर्माण कार्य चलता रहा। ग्यारह दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए समितियों को गठित किया गया, जैसे संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक और मूलाधिकार समिति, झंडा समिति आदि। इनके प्रतिवेदनों पर पूरे संविधान सभा में चर्चा की जाती थी। भारत का विभाजन। फरवरी 1947 में जाकर यह तय हुआ कि भारत का बंटवारा होगा और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनेंगे। इस बंटवारे पर उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का और
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद जिन्ना का हस्ताक्षर लिया गया। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, इंडिया, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। इस बंटवारे के बाद भी भारत में 3 राज्यों पर और बंटवारे का संकट बना रहा। ये राज्य थे कश्मीर, दूसरा था दमन दीव जूनागढ़, और तीसरा था हैदराबाद, जहाँ मुस्लिम बहुल थे और कश्मीर में हिंदू बहुल। उस समय के राजा रजवाड़े। ये स्वतंत्रता के पहले की स्थिति। काफ़ी संघर्षों के बाद रियासत भारत में विलीन हुए। हैदराबाद रियासत, उसके शासक निज़ाम, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने समर्पण किया। जूनागढ़ रियासत भारत में विलीन हुए। 26 अक्टूबर कश्मीर भारत में विलय हुआ। इस तरह से तीनों रियासत भारत में विलीन हो गए। चौदह से 30 अगस्त 1947 के बीच स्वतंत्रता प्राप्त होने पर संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ। सर्वप्रथम 19 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाई गई। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान के विषय विशेषज्ञों से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कराया। इनके निष्कर्षों पर स्वयं तो विचार किया और प्रांत की विधानसभाओं व जन सामान्य से भी साझा किया, ताकि वे भी इन पर अपनी राय दे सकें। गहन विचार के बाद संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसे 25 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। इसे मुद्रित कर प्रकाशित कराया गया और टिप्पणियां, सुझाव व आलोचनाएं आमंत्रित की गई। इन आलोचनाओं पर विशेष समिति विचार करती थी तथा समस्त निष्कर्ष प्रतिवेदनों के रूप में पुनः प्रकाशित कराए जाते थे। भारतीय संविधान की प्रतिलिपि। भारत के संविधान की मूल सुलिखित प्रतिलिपि को वैज्ञानिक पद्धति से संरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन से भरे पात्र में रखा गया है, लेकिन शोध संस्थाओं और संगठनों की मांग पर इस ऐतिहासिक दस्तावेज की 1200 ऑफसेट मुद्रित कापियां 1999 में तैयार कराई गई। उन्हीं 1200 में से एक कापी अब मेरठ के विश्व संवाद केंद्र की धरोहर बन गई हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 पांडुलिपियां संविधान सभा में रखी गई। ये अंग्रेजी व हिंदी में थी। अंग्रेजी में एक मुद्रित प्रति भी प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवेदन पर समस्त सदस्यों ने सभी तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रगान और वंदे मातरम गायन के साथ संविधान सभा का कार्य समाप्त हुआ। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान उद्देशिका। मूल्य एवं आदर्श। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह वाक्यांश समस्त भारत के स्वतंत्र नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। हमें यह संविधान किसी राजा, सरकार या विदेशी शासक ने नहीं दिया है, वरन समस्त भारत की जनता ने मिलकर अपने आप के लिए बनाया है। अतः जनता ही इस देश की सर्वोच्च शक्ति है।
यह वाक्य 3 अर्थ स्पष्ट करता है। यह वाक्य 3 अर्थ स्पष्ट करता है। पहला है अंगीकृत अर्थात मान्यता देना, दूसरा अधिनियमित अर्थात कानून का स्वरूप देना, और तीसरा है आत्मार्पित अर्थात अपने आप को देना। संविधान के द्वारा हम भारत के लोगों के स्वतंत्र की स्थापना करते हैं। दूसरा, संविधान के रचनाकार जनता और जनता के प्रतिनिधि है और यह संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है। तीसरा, लोकतंत्र और संविधान की अंतिम संप्रभुत्व शक्ति भारत की जनता में निहित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में प्रस्तावना यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है। इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुत्व सब जनता से प्राप्त हुए हैं। जनता ही इसे अधिनियमित, अंगीकृत व आत्मार्पित करती है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 19 अगस्त 1947। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की दल संविधान निर्माण में ये 15 नायिकाएं भी योगदान दिया। इस प्रकार सन 1947 की भारतीय राजनीति का यह परिदृश्य। पॉलिटी संप्रभुत्व संपन्न, यह किसी बाह्य शक्ति जैसे कोई दूसरा देश से स्वतंत्र व सर्वोच्च शक्ति है। देश के अंदर भी संप्रभुत्व युक्त राज्य के निर्माण सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इसके पीछे देश के सभी निवासियों की सहमति है। विदेश नीति हो या आंतरिक नीति, जनता का राज्य स्वनियंत्रित एवं स्वतंत्र है। उनके ऊपर अन्य कोई शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि भारत एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न राज्य है। यह कथन महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद हो रहा था। समाजवादी, यह अवधारणा 1970 में जोड़ी गई थी। इसका आशय है कि भारत अपने समस्त नागरिकों के बीच सभी प्रकार की सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा और सभी संसाधनों का उपयोगी सार्वजनिक हित में किया जाएगा, न कि किसी के निजी हित में। सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, भारत का राज्य किसी विशेष धर्म या पंथ के अनुसार नहीं चलेगा, न ही उसका सुझाव किसी धर्म या पंथ के प्रति होगा और न ही वह धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करेगा। भारत के लोग विभिन्न धर्म व पंथों में आस्था रखते हैं व कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं या नास्तिक होते हैं। राज्य इन सभी के साथ एक सा व्यवहार करेगा और सभी को अपना धर्म मानने या न मानने की स्वतंत्रता रहेगी। लोकतंत्रात्मक प्रणाली, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें समस्त शक्तियां जनता से उत्पन्न होती हैं। निश्चित अवधि में चुनाव के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करते हैं। बहुदलीय प्रणाली विधि या कानून का शासन, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका और निष्पक्ष जनमत निर्माण के साधन जैसे स्वतंत्र समाचार पत्र और टीवी चैनल लोकतंत्र के घटक हैं। वह व्यवस्था जहां शासन प्रशासन के हर क्षेत्र में जन भागीदारी हो लोकतंत्र कहलाती है। गणराज्य
वह राज्य जिसमें शासन का प्रमुख जैसे कि राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर किसी चुनाव की प्रक्रिया से बनता है वह गणराज्य कहलाता है। भारत व पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव से बनते हैं, जबकि ब्रिटेन, जापान जैसे अनेक देशों में शासन प्रमुख वंशानुगत राज परिवार का मुखिया होता है। अतः वहाँ लोकतंत्र और संविधान है, मगर गणराज्य नहीं है। वे संवैधानिक राजशाही हैं। गणराज्य में जनप्रतिनिधि प्रथम नागरिक व साधारण नागरिक व्यवहार में कानून के समक्ष समान होता है, जबकि राजशाही में राजा का स्थान विशेष होता है। सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय। न्याय से तात्पर्य है कि जिसका जो हक या अधिकार है वह उसे मिले, और अगर कोई व्यक्ति या शासन उसका उल्लंघन करता है तो वह दंडित हो। अगर किसी को उसकी गरीबी, राजनीतिक विचार, जाति, धर्म या लिंग के कारण अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है तो गणराज्य का दायित्व है कि उसके अधिकार उसे दिलवाएं और ऐसी परिस्थितियां निर्मित करें ताकि इन कारणों से कोई अपना अधिकार न खो पाए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वयं निर्णय लेना और अपने जीवन को संचालित करना, किसी और का कहा मानने या उसके अनुसार चलने पर बाध्य न होना। भारत के हर नागरिक को खुद सोचकर अपने विचार बनाने, उनके अनुरूप जीने तथा उन्हें खुलकर दूसरों को बताने की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसके लिए दो तरह के कदम उठाए गए। पहला, कानून की दृष्टि में सबको समान दर्जा दिया गया, यानी राजा हो या भिखारी, दलित हो या सवर्ण, महिला हो या पुरुष, सबके लिए एक ही कानून होगा। दूसरा, सार्वजनिक जीवन में लिंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को खत्म किया गया, यानी कोई भी नागरिक भारत के किसी भी सार्वजनिक पद को हासिल कर सकता है एवं सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व राष्ट्रीय एकता। इससे पहले कही गई बातें जैसे स्वतंत्रता या समानता व्यक्तियों के लिए थी। ये स्वतंत्रता और समानता प्राप्त व्यक्ति आपस में विरोध में न खड़े हों, एक साथ रहें और अपनी सामूहिकता को बनाए रखें, इसके लिए बंधुत्व की बात कही गई है। संविधान की उद्देशिका में हमारे संवैधानिक मूल्य अंकित हैं, जिनके आधार पर न केवल हमारे शासन को संचालित करना है, बल्कि जिन्हें देश के हर नागरिक को भी अपने जीवन में निभाना है। जय हिंद।